जरा सोचिए, 31 मई 1991 की एक गर्म रात। हम तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हैं। एकदम सिनेमा जैसा नज़ारा है। चारों तरफ विंटेज राजनीतिक बैनर लगे हैं, वार्म स्पॉटलाइट्स चमक रही हैं और हजारों की भीड़ जोर शोर से जयकारे लगा रहे हैं। बिल्कुल 1990s के दशक का वो क्लासिक माहौल। लेकिन आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सिर्फ इस रात की कहानी नहीं सुना रहे हैं। हम इतिहास के उस गहरे घाव को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। घड़ी में बज रहे हैं रात के 10:10 और सच कहूं तो यही वो पल है जहां समय मानो रुक सा गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान लिए जनता के बीच बिल्कुल बेफिक्र होकर चल रहे हैं। कोई भारी सुरक्षा घेरा नहीं है। लोग उनके करीब आना चाहते हैं, उन्हें माला पहनाना चाहते हैं। लेकिन उस हजारों की भीड़ में किसी को, सच में किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही सेकंड्स में यहां क्या होने वाला है। भाग 1, वो खौफनाक रात। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस भीड़ में चल क्या रहा था। उसी शोर शराबे के बीच एक आम सी दिखने वाली लड़की खड़ी है। हाथ में फूलों की माला है और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन वो लड़की, वो सिर्फ एक आम समर्थक नहीं थी। उसका नाम था कलईवाणी राजारत्नम, जिसे दुनिया धनु के नाम से जानती है। उम्र महज 22 साल, और वो एलटीटी के ब्लैक टाइगर्स नाम के खतरनाक आत्मघाती समूह की एक ट्रेंड मेंबर थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसने अपने कपड़ों के ठीक नीचे आरडीएक्स से भरी एक पूरी बेल्ट बांध रखी थी। जैसे ही राजीव गांधी उसके पास आते हैं, वो मुस्कुराती है, उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और बस उसने वो बटन दबा दिया। एक ऐसा बहरा कर देने वाला धमाका जिसने मानो सब कुछ सुन्न कर दिया। कुछ पल के लिए सिर्फ सन्नाटा और फिर चारों तरफ धुआं और चीख पुकार। भाग 2, मकसद और साजिश। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह निशाना क्यों बनाया गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और बिना किसी पक्षपात के उन भू राजनैतिक कारणों को देखना होगा जिनकी वजह से ये पूरी साजिश रची गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसी दौरान 1987 में एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल फैसला लिया गया, श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी आईपीकेएफ को भेजना। और यकीन मानिए, इस एक फैसले के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसी कदम ने उस गहरी नाराजगी के बीज बो दिए जिसका भयानक अंजाम हमें मई 1991 की उस रात देखने को मिला। इस पूरे कहानी में एलटीटीई का रोल समझना बहुत जरूरी है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था जो अपने लिए एक अलग तमिल राष्ट्र की मांग कर रहा था। अब जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो एलटीटीई को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे उनके अंदर एक भयानक गुस्सा भर गया। एलटीटीई के चीफ प्रभाकरण को लगने लगा था कि अगर राजीव गांधी चुनाव जीतकर वापस सत्ता में आ गए तो वो शायद फिर से सेना भेज देंगे। और बस इसी डर और गुस्से के चलते इस आत्मघाती हमले का सीधा आदेश दे दिया गया। ये कोई आनन फानन में किया गया हमला नहीं था। इसका मास्टरमाइंड था शिवरासन, और उसका प्लान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सबसे पहले विदेश में बैठकर पूरी रणनीति तय की गई। फिर धनु, नलिनी और मुरुगन जैसे साथियों के साथ वो भारत में दाखिल हुए। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से स्थानीय स्तर पर वो आरडीएक्स वाली बेल्ट्स तैयार की। और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने ये तय किया कि धनु बिल्कुल एक आम समर्थक बनकर उस रैली की भीड़ में घुल मिल जाएगी। सब कुछ इतनी परफेक्टली प्लान किया गया था कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। भाग 3, जांच की शुरुआत। इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर कोई सदमे में था। इसके तुरंत बाद ही सीबीआई और एसआईटी की टीमों ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 16। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उस रात सिर्फ राजीव गांधी की ही जान नहीं गई थी। 14 बिल्कुल बेगुनाह लोग जो सिर्फ अपने पसंदीदा नेता की एक झलक पाने वहां आए थे, वो भी मारे गए। और हमलावर धनु को भी मिला लें तो उस रात कुल 16 जानें गईं। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक राजनीतिक हमला बन गया। लेकिन सवाल ये था कि पुलिस को सुराग कैसे मिला? तो इसका जवाब छिपा था एक कैमरे में। एक लोकल फोटोग्राफर था हरिबाबू। हरिबाबू की भी उस धमाके में मौत हो गई थी, लेकिन उसका कैमरा बच गया। और उसी कैमरे के अंदर धमाके से महज कुछ सेकंड पहले की वो तस्वीर कैद थी जिसमें धनु राजीव गांधी के एकदम सामने खड़ी नजर आ रही थी। सच कहूं
तो इसी एक तस्वीर ने इस पूरे केस को खोल कर रख दिया और इस खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया। भाग 4 परिणाम और विरासत। तो इस पूरी घटना का देश पर क्या असर पड़ा? लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार 1998 में इस साजिश में शामिल 26 लोगों को दोषी ठहराया गया। लेकिन बात सिर्फ सजा तक सीमित नहीं थी। इस एक रात ने भारत में वीआईपी सुरक्षा का पूरा ढांचा ही बदल दिया। 1991 से पहले बड़े नेता अक्सर सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे जनता के बीच चले जाते थे। उन्हें लगता था कि वो अपने ही लोगों के बीच हैं। लेकिन इस घटना के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी को पूरी तरह से ओवरहॉल किया गया। अब नेताओं और जनता के बीच सख्त बैरियर्स और बहुत ही कड़े प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए गए। वो बेरोक-टोक मिलने जुलने वाला दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वाकई ये भारत के इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक राजनेता की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। सबसे दुखद बात पता है क्या है? उन्हें अपनी जान के खतरे के बारे में पहले से चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन फिर भी जनता से वो जो एक सीधा कनेक्शन होता है ना, उसके लिए उन्होंने वो सुरक्षा घेरा पार किया और उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या उस रात को रोका जा सकता था? अगर सुरक्षा थोड़ी और चाक-चौबंद होती, अगर उन चेतावनियों को थोड़ा और सीरियसली लिया गया होता, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? विचार जरूर कीजिएगा।